अध्याय 3। ढेर सारे हाई क्वालिटी M&A कैसे करें बिना कंपनी को उड़ाए। कुछ अरब डॉलर कमाने की बात आती है तो मेरा झुकाव उन इंडस्ट्रीज की ओर होता है जो कंसोलिडेशन के लिए पक चुकी हो। मेरे हिसाब से तेजी से स्केल करने और ढेर सारी लोकेशंस ऑफ मार्केट शेयर के फायदे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका अधिग्रहण ही है। स्केल आने से मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस डालकर ऑपरेशंस को प्रोफेशनल बना सकता हूँ, कॉस्ट बेस को बड़ी रेवेन्यू पर फैला सकता हूँ और बेहतरीन कस्टमर्स और मैनेजमेंट टैलेंट आकर्षित कर सकता हूँ। हालांकि मैंने जितनी कंपनियां बनाई उन सबके बिजनेस मॉडल अलग अलग और इंडस्ट्रीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन हर बार मौका एक जैसा लगा। अश्लील मुनाफा, ऑब्सीन प्रॉफिट्स, इस शब्द की एक कहानी है जो उस वक़्त से शुरू होती है जब मैंने अपना पहला अधिग्रहण करने में अभी 11 साल बाकी थे। मुझे बड़ी इंडस्ट्रीज पसंद हैं क्योंकि बड़ी और बढ़ती हुई इंडस्ट्री का छोटा सा टुकड़ा भी बहुत बड़ा होता है। 1979 में जब 23 साल का मैं बिजनेस में पैसा कमाने की सोच रहा था तो इसे सिर्फ संगीत और ध्यान की जिंदगी का सीढ़ी मान रहा था। ऑयल बिजनेस दिमाग में था तक नहीं। एक दिन CBS इवनिंग न्यूज आधा अधूरा देख रहा था। ईरान बंधक संकट की रिपोर्ट आई कि पेट्रोलियम की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं और बड़े रिफाइनर्स की तिजोरियां कैसे भर रही हैं। पहली बार किसी अमेरिकी कंपनी एक्सोन ने एक तिमाही में $1 अरब से ज्यादा की कमाई की थी। टीवी स्क्रीन पर लिखा आया ऑब्सीन प्रॉफिट्स। मैंने सोचा, वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, शायद ऑयल सेक्टर चेक कर लूं। हालांकि मेरी पहली 2 कंपनियां अमेरिक्स और हैमिल्टन कंसोलिडेशन से कुछ नहीं जुड़ी थीं, लेकिन मेरे दिमाग में वो 2 शब्द अंकित हो गए, ऑब्सीन प्रॉफिट्स। फास्ट फॉरवर्ड 1989। अध्याय 2 में जिस बिल जेनको की रिपोर्ट का जिक्र था वह बताती थी कि वेस्ट मैनेजमेंट की 2 सबसे बड़ी कंपनियां हर साल आधा अरब डॉलर मुनाफा कमा रही हैं। मेरे दिमाग में फिर वही लाइन फ्लैश हुई, ऑब्सीन प्रॉफिट्स। मैं अमेरिका लौटा और वेस्ट इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे लगभग 100 लोगों से मिला। सबसे कॉमन सलाह थी, छोटे छोटे नजरअंदाज किए गए मार्केट्स में लैंडफिल और कचरा कलेक्शन कंपनियों का कंसोलिडेशन। स्केलेबिलिटी सबसे पहली चीज होती है जिसे मैं किसी बिजनेस प्लान में देखता हूँ। यूनाइटेड वेस्ट सिस्टम्स मैंने अपने पैसे से शुरू की। 1 साल बाद दोस्तों रिश्तेदारों से प्राइवेट प्लेसमेंट से बाहर का कैपिटल लाया। 1992 तक प्राइवेट ही चलाई। फिर उस समय की 2 टॉप वेस्ट सेक्टर बैंक पेन वेबर और एलेक्स ब्राउन के साथ IPO किया। पब्लिक कैपिटल मार्केट मेरे लिए बिल्कुल नया संसार था। उसने मुझे अधिग्रहणों पर पूरा एक्सेलरेटर दबाने की आज़ादी दी। टाइमिंग परफेक्ट थी। एनवायरमेंटल नियमों की वजह से म्यूनिसिपल डंप्स को स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडफिल में बदलना पड़ रहा था। सिर्फ नए बॉन्ड रिक्वायरमेंट ही करोड़ों डॉलर के थे। ढेर सारे छोटे लैंडफिल मालिक बेचकर कैपिटल खर्च का बोझ हम पर डालना चाहते थे। साथ ही बढ़ते डिस्पोजल फीस से परेशान कलेक्शन कंपनियों के साथ वर्टिकल इंटीग्रेशन का मौका था। शेयर होल्डर वैल्यू बनाने का मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका, ऐसी कंपनियां खरीदो जिनका प्रॉफिट मल्टीपल हमारे स्टॉक के मल्टीपल से कम हो, फिर उन कंपनियों को काफी बेहतर बना दो। हमारा M&A गेम प्लान शुरू से ही था, सबसे बड़ी वेस्ट कंपनियों से सीधे टक्कर न ले। इसके बजाय मिसिसिपी के ग्रामीण इलाकों या मिशिगन के अपर पेनिनसुला जैसे टर्शियरी मार्केट्स में जाएं, जहां बड़े प्लेयर नजर भी नहीं डालते। वहां हम छोटे तालाब में बड़ी मछली बन सकते थे।
पहले लैंडफिल रोल अप किए, फिर उसी साइट पर कचरा लाने वाली कलेक्शन कंपनियां खरीदी। जल्दी ही ज्योग्राफिक डेंसिटी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो गए। 8 साल बाद यूनाइटेड वेस्ट को $2.5 अरब में बेच दिया। यूनाइटेड वेस्ट, यूनाइटेड रेंटल्स और एक्सपीओ। हर बार शेयर होल्डर्स के लिए अश्लील मुनाफा कमाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब था कि हमारी टीम निवेशकों के भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। डाउन साइड में भी आपका लॉजिक सही साबित होना चाहिए। M&A की मैकेनिक्स बहुत सीधी है। कोई भी एग्रीमेंट साइन करके पैसे ट्रांसफर कर सकता है। फिर सब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हर अधिग्रहण में रिस्क होता है और उस रिस्क को औसत से कहीं ज्यादा रिवॉर्ड से बैलेंस करना पड़ता है। डील अनाउंस होने पर स्टॉक ऊपर जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन मकसद वह नहीं है। अच्छी M&A डील को अगले 5-10 साल में शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ानी चाहिए। हमारी टीम पोटेंशियल रिटर्न ऐसे कैलकुलेट करती है। टारगेट की सबसे ताज़ा कमाई पर आधारित बेसलाइन 10 साल तक जीरो ग्रोथ पर कमाई। फिर मानते हैं कि 10 साल में कितनी ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं, कितना मार्जिन निकलेगा, 10 साल में कितना सालाना वक्र कुल कैश फ्लो बनेगा या खाएगा। हमारे लिए ये आंकड़े मौजूदा से काफी ज्यादा होने चाहिए। या तो हमारी बड़ी कंपनी में आने से सिनर्जी मिलेगी, या हम बेहतर ऑपरेटर हैं, या दोनों। बिना साफ और बड़ी ग्रोथ के रास्ते के कोई स्वीट डील नहीं होती। कंपनी खरीदने से पहले मैं हर कतरे की जानकारी सोख लेता हूँ। जितना ज्यादा डेटा अलग अलग भरोसेमंद सोर्स से मिले उतना अच्छा। फिर हम हर अनुमान को स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। बेस केस हिट करने की संभावना कितनी, अपसाइड क्या है, डाउनसाइड क्या है। मैं सिर्फ वही डील करता हूँ जहाँ डाउनसाइड भी कंपनी के लिए अच्छा हो, बेस केस शानदार हो, अपसाइड आसमान छू ले, और बेस केस मिस होने की कोई बड़ी संभावना मैं बर्दाश्त नहीं करता। अगर एनालिसिस में उससे ज्यादा रिस्क दिखे तो मैं चलता बनता हूँ। फिर ज्यादातर कंपनियां M&A में क्यों फेल हो जाती हैं? कभी कभी बहुत बुरे तरीके से, और ज्यादातर बोर्ड मेंबर्स जो अधिग्रहण को वैल्यू क्रिएशन का आसान रास्ता समझते हैं, बाद में पछताते क्यों हैं? अनुभव बहुत बड़ी वजह है। जब तक आप खुद M&A रिस्क मिटिगेट करने लायक अनुभव न हासिल कर लें, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इस्तेमाल करने के फायदे नुकसान तौलें। मेरा नियम है, कंसल्टेंट तभी हायर करो जब उनकी फर्स्ट से कम 10 गुना वैल्यू मिलने की उम्मीद हो। मैं इसे कंट्रोल करता हूँ। उनके संसाधनों को हाई इम्पैक्ट जगहों पर लगाता हूँ। सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस, प्रोक्योरमेंट, SG&A रैशनलाइजेशन, प्राइसिंग। बड़े डेटा का एनालिसिस करवाना या वर्कलोड के लिए लोग लेना भी ठीक रहता है। इससे हमारी एक्विजिशन टीम एक साथ कई मौकों पर तेजी से काम कर पाती है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि बड़े जटिल अधिग्रहण में हम डेटा के कीचड़ में कैसे नहीं फंसते। जवाब आसान है, शुरू में ही साफ कर लो कि इस कंपनी को खरीदने का लॉजिक क्या है, फिर पूरा एनालिसिस उसी लॉजिक को वैलिडेट करने में लगाओ। सबसे बुनियादी रूप में हर अधिग्रहण का लॉजिक यही होना चाहिए। ये डील शेयर होल्डर वैल्यू के 2 मुख्य ड्राइवर, कस्टमर को खुश करना और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रॉकेट करना, में कैसे योगदान देगी? या और साफ शब्दों में, ये डील कस्टमर्स को कैसे मनाएगी कि अपने बैंक अकाउंट से हमारी तरफ पैसा ट्रांसफर करें? अगर कस्टमर्स को तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस करने में भारी वैल्यू दिखेगी तो वे खुशी खुशी पैसा भेज देंगे। कई कंपनियां M&A कैपिटल बांटने का ये बेसिक लॉजिक ही क्लियर नहीं कर पाती। गणित चलाने से पहले भी इसे समझने के तरीके हैं। अपनी टीम से कॉमन सेंस बातचीत। मिसाल के तौर पर, डील करने से पहले मैं अपने टॉप सेल्स पर्सन से पूछता हूँ,
अगर हम कंपनी एक्स खरीद लें तो मौजूदा कस्टमर्स की प्रतिक्रिया क्या होगी? वे खुश होंगे क्योंकि हमारी ऑफरिंग में वैल्यू बढ़ जाएगी, या उन्हें कोई फायदा नहीं दिखेगा और डरेंगे कि हमारा ध्यान भटक जाएगा? मेरे लिए फैसला बिल्कुल साफ है। अगर अधिग्रहण से हाई ROIC न बने, कस्टमर्स को रोमांचित न करे, हमारी ऑफरिंग को डिफरेंशिएट न करे या स्ट्रैटेजिक गैप न भरे, तो वह हमें सिर्फ बड़ा बनाएगा, बेहतर नहीं। ये सारे अपेक्षित पे ऑफ चुनते समय ही मौजूद होने चाहिए। XPO में कुछ साल हमारा टैगलाइन ही था, रिजल्ट्स मैटर। बिजनेस में ज्यादातर समय बड़ा होना बेहतर होता है, लेकिन हमेशा नहीं। साइज के फायदे नुकसान समझो। कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज लोकल ही बेहतर रहती हैं। M&A रिस्क पर आखिरी बात, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, अपनी कमर हमेशा कवर रखो। बाएं हाथ से अचानक आने वाली चीज ही डील डुबो देती है। 2007 में मैंने यूनाइटेड रेंटल्स को प्राइवेट इक्विटी फर्म सेरबेरस को $7 अरब में बेचा। $2.6 अरब कर्ज सहित। मुझे बहुत अच्छी डील लगी। खुश होकर चेयरमैन पद छोड़ा और अगले वेंचर की प्लानिंग के लिए अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म चला गया। फिर ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स डील्स तोड़ने लगी। 14 नवंबर 2007 को सेरबेरस ने यूनाइटेड रेंटल्स की डील तोड़ दी। 24 घंटे में हमारा स्टॉक 31% गिर गया। उसके बाद काफी समय तूफान रहा। अगला प्लान क्या होगा? इस अनिश्चितता ने शेयर को $5 तक पहुंचा दिया। हमने सेरबेरस से $100 मिलियन ब्रेकअप फीस वसूली। दूसरा खरीदार नहीं ढूंढा। धीरे धीरे सब ठीक किया। आज वह स्टॉक $350 से काफी ऊपर ट्रेड करता है। गति बनाए रखो, दबाव नहीं। स्पीड हमारे सबसे तेज धार वाले हथियारों में से एक रही है कॉम्पिटिटिव डील्स जीतने में। हम आमतौर पर ड्यू डिलिजेंस और नेगोशिएशन का समय 2-3 महीने से घटाकर कुछ हफ्तों में कर देते हैं। इसके लिए हम टारगेट बिजनेस से पहला कांटेक्ट करने से बहुत पहले ढेर सारी रिसर्च कर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि विक्रेता के साथ पहली या दूसरी मीटिंग में हम कुछ इस तरह कहते हैं, आपके बिजनेस के लिए हम इतना पैसा इन शर्तों पर देने को तैयार हैं। अगर ये मंजूर है तो 2 हफ्ते में डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। यह उनकी पूरी तवज्जो खींच लेता है। जब मैंने 2011 में XPO बनाई तो पहले 4 साल में हमने सिर्फ 17 अधिग्रहण किए, लेकिन लगभग 2000 प्रोस्पेक्ट्स देखे। घटिया डील्स को छोड़ा, ठीक ठाक मगर जबरदस्त नहीं डील्स को भी छोड़ा। कई बार इसका मतलब था इंतजार करना जब हम साइन करना चाहते थे। जिन डील्स से मैंने मुंह फेरा उन्होंने मेरी कामयाबी में जितना योगदान दिया है उससे कहीं ज्यादा जिन्हें मैंने की। जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो मानकर चलते हैं कि उसे लंबे समय तक रखेंगे, इसलिए हम उन छिपी हुई खामियों की तलाश करते हैं जो बाद में सामने आकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुझे वे अधिग्रहण पसंद हैं जिनका मुख्य रिस्क सिर्फ ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन हो। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है कि ज्यादातर खराब ऑपरेशंस को ठीक कर देगी, क्योंकि मैंने अपनी कंपनियों के लिए सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग टैलेंट ही चुना है। कंपनी को और उसके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को समझने का सबसे असरदार तरीका है किसी इन्वेस्टमेंट फंड के सबसे मेहनती जूनियर एनालिस्ट की तरह काम करो। अनुशासित, बारीक, बॉटम अप एनालिसिस। मुझे पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं टारगेट की मजबूतियां और कमजोरियां समझ गया हूं। हमने एक सिस्टमैटिक वैल्यूएशन प्रोसेस बनाया है जिससे हम तेजी से और कम रिस्क के साथ आगे बढ़ते हैं। M&A में एक ही स्पीड सबके लिए नहीं होती, लेकिन तेज होना लगभग हमेशा बेहतर होता है। विक्रेता से संपर्क करने से पहले मेरी टीम और मैं
इन सवालों के जवाब जितना हो सके उतने पूरी तरह देते हैं। अगले 5-10 साल में इस बिजनेस की प्रॉफिटेबल ग्रोथ के बड़े ड्राइवर क्या होंगे? हमें क्या मानना पड़ेगा ताकि हमें यकीन हो कि हम वह ग्रोथ हासिल कर लेंगे? क्या ये मान्यताएं तर्कसंगत हैं या आसानी से डगमगा सकती हैं? क्या रेवेन्यू और मार्जिन में हॉकी स्टिक ग्रोथ दिख रही है बिना विश्वसनीय वजह के? क्या हम एआई, ऑटोमेशन या रोबोटिक्स लगाकर स्केल को कहीं तेज और बहुत कम कॉस्ट बेस पर बढ़ा सकते हैं? इंटीग्रेशन से कौन से सिनर्जी मिलेंगे? अगर ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन कमजोर है तो क्या हमारे पास उसे ट्रेनिंग या अपनी टेक्नोलॉजी से ठीक करने की क्षमता है? कौन से पद, ओवरहेड और रियल एस्टेट कॉस्ट डुप्लीकेट हैं? बड़े स्केल से प्रोक्योरमेंट में कितनी बचत होगी? क्या क्रॉस सेलिंग का मौका है? संगठन में मनोबल का स्तर क्या है? सही लोग सही जगह हैं? ऑर्ग चार्ट प्रभावी है? कहां ओवरस्टाफ्ड या अंडरस्टाफ्ड हैं? सेल्स फोर्स टॉप क्लास है या ट्रेनिंग से और बेहतर बन सकती है? एचआर और एफपीएनए स्टाफ के लिए भी यही सवाल। कंपेंसेशन प्लान्स सही ढंग से स्ट्रक्चर्ड हैं या सुधार का मौका है? बाहर से कस्टमर्स इस बिजनेस को कैसे देखते हैं? प्राइसिंग मार्केट के लिए ऑप्टिमल है या बहुत ऊंची नीची? सरकारी नियमों या पॉलिटिकल पॉलिसीज में कोई ट्रेंड है जो मदद या नुकसान पहुंचा सकता है? ये सवाल लगभग हर पोटेंशियल अधिग्रहण पर लागू होते हैं और प्रोसेस को ट्रैक पर रखते हैं। वैल्यूएशन फेज में मेरी टीम बहुत बारीक और बहुत तेज होती है। हमारी मंशा की गंभीरता साफ दिखती है। तेजी से चलने का दूसरा पहलू है एक्विजिशन टीम पर एग्रीमेंट साइन करवाने का दबाव। गति बनाए रखने और दबाव हटाने का एक तरीका है एक साथ कई टारगेट्स से बात करो ताकि आपको लगे ही ना कि कोई खास डील जरूर करनी है। अपने नतीजे खुद कंट्रोल करो। एमएनए में कामयाबी कहीं आसान हो जाती है अगर आपकी एक्विजिशन प्रोसेस आपके बिजनेस प्लान और वैल्यू क्रिएशन की हाई लेवल स्ट्रेटजी से पूरी तरह अलाइन हो। यूनाइटेड रेंटल्स के मामले में मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा था कि कौन सी कंपनियां खरीदनी हैं और क्यों। सैकड़ों छोटी छोटी कंपनियां बिल्कुल वही कर रही थीं जो हम ग्रैंड स्केल पर करने वाले थे। मुझे ये भी पता था कि उन्हें खरीदने के बाद क्या करना है। सैकड़ों ब्रांच को एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफिक ग्रुप्स की तरह मैनेज करने, शेयर्ड सर्विसेज कंसोलिडेट करने, एसजीएनए कॉस्ट रैशनलाइज करने, ब्रांचों के बीच इक्विपमेंट शेयर करके यूटिलाइजेशन बढ़ाने, ज़्यादा प्रोफेशनल प्राइसिंग करने और सबसे ज़रूरी कस्टमर्स को बेहतर सर्व करने और उस लॉयल्टी से रेवेन्यू ड्राइव करने का सिनर्जी साफ दिख रहा था। साथ ही मुझे पता था कि जिन लोगों से नेगोशिएट करूंगा उनसे जुड़ पाऊंगा क्योंकि रेंटल बिजनेस ओनर्स ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर होते हैं और मैं भी हूँ। नेगोशिएशन का लहजा ट्रांजैक्शन के नतीजे को बहुत प्रभावित करता है। यूनाइटेड रेंटल्स के अधिग्रहणों में नेगोशिएटिंग टेबल के उस पार कंपैटिबल माइंडसेट होने से सफलता की संभावना बहुत ज्यादा थी। मेरी एमएनए फिलॉसफी का एक और अहम सिद्धांत और जिसे मैंने अपनी टीमों में अच्छे से बैठाया है यह कि प्रोसेस से वैनिटी का एक कतरा भी ना रहे। मैंने कभी कोई अधिग्रहण सिर्फ कंपनी की इमेज चमकाने या फाइनेंशियल प्रेस में कवरेज के लिए नहीं किया। मेरे शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स के लिए कोई ठोस फायदा ना हो तो कैपिटल खर्च करना, कॉस्ट बढ़ाना और ऑपरेशंस डिस्टर्ब करना मेरे लिए सबसे घटिया चीज है। मैंने कभी जानबूझकर कोई डिल्यूटिव डील नहीं की। 4-5 बार प्लान के मुताबिक नहीं चला और डिल्यूटिव हो गई।
लेकिन 99% मामलों में हमारी डील्स एक्रीटिव थीं और अच्छे सिनर्जीज वाली थीं। अगर आज कंपनी एक्स के फायदे ठोक बजाकर नहीं बता सकते तो भविष्य के बड़े ट्रेंड्स के साथ उसका जुड़ाव नहीं देख पा रहे हो, ऐसी डील बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होती है, करने लायक नहीं। वैल्यू क्रिएशन में आगे कहीं ज्यादा अहम है आज से आप कुछ ऐसा न खरीद लें जो खाई से गिरने वाला हो। टाइम वार्नर ने 2000 में AOL को 183 अरब डॉलर से ज्यादा में खरीदा था डायल अप इंटरनेट में घुसने के लिए, ठीक जब वह बड़ा ट्रेंड मरने की कगार पर था। अंत में कोई अधिग्रहण फाइनल करने से पहले मेरी टीम एक इंटीग्रेशन प्लेबुक तैयार करती है। मैथ और म्यूजिक का मिश्रण, सैकड़ों निर्धारित एक्शन पॉइंट्स, लेकिन इंसानी हिस्से के लिए क्रिएटिविटी की गुंजाइश। क्लोजिंग से बहुत पहले हमने हर पहलू की कल्पना कर ली होती है कि खरीदी गई कंपनी हमारे साथ कैसे हार्मोनाइज होगी। हर इंटीग्रेशन एक एब्स्ट्रैक्शन होता है जब तक आप उसे हकीकत न बना लें, और जब वह नतीजा सामने आता है तो उसमें बहुत संतुष्टि मिलती है। विक्रेता का सम्मान करो। मेरे रिश्ते में एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि 2 मौके होते हैं जब बिल्कुल सामान्य इंसान अस्थायी रूप से पागल हो सकता है। 1, जब जीवन साथी तलाक मांगे। 2, जब नौकरी से निकाल दिया जाए। मैं तीसरा जोड़ता हूँ, जब कोई अपना बिजनेस बेच रहा हो। विक्रेता बहुत तनाव में होते हैं और अपने सबसे अच्छे रूप में नहीं होते। पहले 100-150 M&A डील्स में मैंने बहुत वक्त बर्बाद किया, ये कोशिश करते हुए कि खरीदार के रूप में ज्यादा उत्सुक न दिखूं। कभी विक्रेता का फोन भी नहीं उठाता था ताकि दूर का पोज बना रहे। गलत। इस मूर्खता से कुछ विक्रेताओं में चिंता और अविश्वास पैदा हो गया। मैंने सीखा कि विक्रेता को इतना नाराज करना कि डील हमेशा के लिए मर जाए, आखिरी चीज है जो मैं चाहूंगा। मुझे कुछ शुरुआती विक्रेता आज भी कहते दिखते हैं, शायद कोई और खरीद ले, ब्रैड को नहीं बेचूंगा। जब मुझे समझ आया कि ज्यादातर प्राइवेट विक्रेता अपनी विरासत को लेकर चिंतित रहते हैं तो उनके जूते में खड़ा होना आसान हो गया। क्या हम उनके कर्मचारियों को रखेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे? उनके कस्टमर्स और वेंडर्स, जो कई बार दोस्त बन चुके होते हैं, के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? उनके समुदाय पर इसका क्या असर पड़ेगा? पब्लिक कंपनी होने पर बोर्ड का फिड्यूशियरी ड्यूटी कीमत को अधिकतम करने का होता है और कानूनी रूप से सामाजिक मुद्दों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे अनुभव में वे देखते हैं, और अगर बोर्ड न देखे तो मैनेजमेंट देखता है। इस तरह भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे डील बंद होने में बड़ी रुकावट बन सकते हैं, खासकर जब मालिक बेचने का फैसला कर चुका होता है और साइनिंग तक का समय होता है। शुरू में मैंने सोचा था कि दूर का खेल खेल कर कम दाम में खरीद लूंगा, बहुत वक्त बर्बाद हुआ। अब मैं विक्रेता को खुलकर बताता हूँ कि मुझे डील करके कितनी खुशी हो रही है और मेरे लिए कौन सी कीमत व शर्तें काम करती हैं। जितना सच्चे मन से विक्रेता से बात करता हूँ, तनाव उतना ही कम होता है। अगर मुझे उनका बिजनेस पसंद है तो कह देता हूँ, अगर सच में खरीदना चाहता हूँ न कि बस सोच रहा हूँ तो वह भी बता देता हूँ। नेगोशिएशन और बिक्री के बाद की प्रोसेस कैसे चलेगी यह भी समझा देता हूँ। ये बातें झूठी चापलूसी नहीं हो सकती। अगर सच्ची तारीफ न कर सकूं तो चुप रहता हूँ। यह परंपरागत M&A सलाह नहीं है। एडवाइजर कहते हैं कि पोकर फेस रखो, ज्यादा उत्सुक मत दिखो। मैंने पाया कि यह उल्टा असर करता है, थोड़ा डेटिंग जैसा है। अगर शादी करनी है तो ठंडे मत बनो, कह दो कि कितना प्यार करते हो। उंगली में अंगूठी डलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। विक्रेता से 100% ईमानदार रहो, खेल मत खेलो। हर संभव तरीके से आपसी सम्मान वाली रिलेशनशिप बनाओ। मेरी पत्नी बच्चों के बड़े होने तक अक्सर कहती थी, ऑलवेज बी पेशेंट,
प्लेजेंट एंड पोलाइट। मैं विक्रेताओं से डील करते वक्त उनके 3 P's को बार बार याद करता हूँ। ये हमेशा बेहतर बातचीत और फिर भरोसे की ओर ले जाते हैं। हमारी टीम और मेरे लिए एक और चीज बहुत अच्छी काम करती है। पहले से तय कर लो कि किन चीजों, कीमत, कुछ खास शर्तें पर समझौता नहीं होगा। फिर नेगोशिएशन में विक्रेता जो कुछ भी मांगे, जो कानूनी हो, उस पर हाँ कहने की कोशिश करो। हमें चाहे वह ऑफ मार्केट या बेवकूफ़ी भरा लगे, मायने सिर्फ यह रखता है कि विक्रेता को वह जरूरी लगता है या नहीं। बड़े प्राथमिकताएं ही तय करेंगी कि हम फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे या नहीं। हैंडशेक और साइनिंग के बीच के समय में हम बहुत सावधान रहते हैं कि क्या वादा कर रहे हैं और विक्रेता की चिंता को समझते हैं। इस दौर में सारी ताश की पत्तियां खेली जा चुकी होती हैं और विक्रेता हमारी साख परख रहा होता है। अगर हम वादे से मुकरें तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए हैंडशेक के बाद कीमत दोबारा नहीं नेगोशिएट करता, सिवाय इसके कि विक्रेता ने कोई बहुत बड़ी बात छिपाई हो। नेगोशिएशन में मैं विक्रेता को कभी वेटिंग गेम नहीं खेलने देता। ज्यादातर लोग इसे बदतमीजी समझते हैं और यह उलटा असर करता है। जैसे ही इजाजत मिले, हम टारगेट कंपनी के टॉप ए प्लेयर्स से संपर्क करते हैं और उन्हें रखने की अपनी प्रतिबद्धता बताते हैं। इसके लिए मैं डिक ह्यूस्टन का इस्तेमाल करता हूँ। 25 साल तक CIA में इन्वेस्टिगेटर और पॉलीग्राफ एग्जामिनर रहे। पिछले 1.5-2 दशक में जितने भी सीनियर एम्प्लॉय हायर किए, लगभग सबको डिक ने स्क्रीन किया। पिछले 1.5 दशक के ज्यादातर, शायद सारे M&A डील्स में भी उनकी भूमिका रही। एक बार हम एक पब्लिकली ट्रेडेड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खरीदने की सोच रहे थे। ड्यू डिलिजेंस मीटिंग्स के बाद डिक ने मुझे अलग लिया और कहा कि अकाउंटिंग की बात करते वक्त उनके व्यवहार में चमकते लाल झंडे दिख रहे हैं। हमने डील नहीं की। बाद में उस कंपनी पर क्रिमिनल अकाउंटिंग अनियमितताओं के आरोप लगे। हम गोली बच गए। कल्चर को जबरदस्ती फिट मत करो। M&A करियर के शुरुआती दौर में मैंने एक बुनियादी गलती की। टारगेट कंपनी के कल्चर को समझने को काफी प्राथमिकता नहीं दी। बिजनेस कल्चर में बड़े बदलाव करना मुश्किल है, नामुमकिन तो है ही। मकसद होता है ऐसी कंपनियां खरीदना जिनका कल्चर हमारे साथ कंपैटिबल हो, ताकि इंटीग्रेशन के दौरान बदलाव अपने आप और सबके फायदे के लिए हो। यहाँ एक अहम फर्क समझाता हूँ। 2 कल्चर अलग हो सकते हैं लेकिन कंपैटिबल भी हो सकते हैं। जब XPO ने न्यू ब्रीड और नॉर्बर्ट टेंट्रस एंगल खरीदा तो दोनों का कल्चर अलग था, लेकिन दोनों हमारे साथ कंपैटिबल थे। संगठनों के मेल से XPO में एक नया और ज्यादा डायनामिक कल्चर बना। कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी इंटीग्रेशन का सारा जोश चूस लेती है और सालों तक कर्मचारियों से रेजिस्टेंस आता रहता है। अगर आप तेज रफ्तार कंपनी हैं और सुस्त कंपनी खरीद लें तो शायद समय के साथ उन्हें जोश में ला सकें, बशर्ते पता चल जाए कि वे सुस्त क्यों थे, लेकिन वह अतिरिक्त मेहनत क्यों आमंत्रित करें। या अगर आपका कल्चर रिजल्ट ओरिएंटेड और हाई अकाउंटेबिलिटी वाला है और आप ऐसी कंपनी खरीद लें जहां शाम 4:59 पर ईमेल का जवाब देना बंद हो जाता है, तो फिट अजीब होगा। इसी तरह बेईमानी वाला कल्चर सिर्फ इसलिए ईमानदार नहीं हो जाएगा कि आप उन्हें अपना कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स लिंक दे दें। वेस्ट मैनेजमेंट रोल अप का एक उदाहरण, एक कचरा कलेक्शन कंपनी खरीदी। मालिक ने बाइंडिंग नॉन कम्पीट साइन किया। स्याही सूखी भी नहीं थी कि उनकी बेटी ने ठीक उसी सड़क पर दूसरी कचरा कंपनी खोल दी और हमारे कस्टमर्स को कॉल करने लगी। हाँ, तकनीकी रूप से उसने नॉन कम्पीट साइन नहीं किया था, इसलिए वह बंधी नहीं थी, लेकिन नैतिकता, मुझे लगा कि वह भी बंधी हुई थी। ड्यू डिलिजेंस में मेरा सबसे अच्छा समय लगता है
जिस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं उसके टॉप 15 लोगों से आमने सामने बात करना। मैं इन इंटरव्यूज को बहुत ऊंची प्राथमिकता देता हूँ। हर इंटरव्यू 90 मिनट का होता है। मुझे कंपनी के अंदर की अच्छी बुरी दोनों बातों का अंदाजा हो जाता है। साथ ही ये भी समझ आ जाता है कि ये सीधे साधे भरोसेमंद लोग हैं या नहीं। बोनस के तौर पर इन बातचीतों से मिली जानकारी से हम इंटीग्रेशन प्लेबुक के लिए जरूरी सुधार पहले से तय कर लेते हैं और तुरंत उन पर काम शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेशन के लिए कमर कस लो। माइक टायसन को मेरी सबसे पसंदीदा वन लाइनर का क्रेडिट जाता है। हर किसी के पास प्लान होता है जब तक उसे मुंह पर घूंसा न पड़ जाए। यह M&A के लिए उतना ही सही है जितना बॉक्सिंग के लिए। खासकर इंटीग्रेशन की बात हो तो अनपेक्षित लेफ्ट हुक की उम्मीद रखो और उन्हें सहजता से झेलने को तैयार रहो। यूनाइटेड रेंटल्स इंटीग्रेशन प्रोसेस का अच्छा उदाहरण है जो दिखाता है कि यह राउंड अराउंड चल सकता है। कंपनी शुरू करने के 3 महीने में हमने 6 इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस खरीदे ताकि हमारी कॉन्सेप्ट को फिजिकल प्रेजेंस मिले। वहां से हमने M&A की व्यवस्थित स्ट्रैटेजी शुरू की और लगभग 250 इंडिपेंडेंट रेंटल बिजनेस को अपनी ब्रांच नेटवर्क में इंटीग्रेट किया, जिसमें 1998 में हमारा लैंडमार्क अधिग्रहण यूएस रेंटल्स का था। यूएस रेंटल्स उस समय इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी इक्विपमेंट रेंटल कंपनी थी और अब तक की सबसे बड़ी डील थी। यह यूनाइटेड रेंटल्स की इतिहास का वह हिस्सा है जो लोग याद रखते हैं। रोल अप जो कम दिखता है वह है बैकस्टेज की कड़ी मेहनत और ढेर सारी विनम्रता जिसने हमें तेजी से बिजनेस खरीदने और एक सामंजस्य वाली कंपनी बनाने में मदद की। साझा कल्चर वाली मेरी पहली सलाह सीधी है, प्राथमिकताएं पहले तय कर लो और टीम को बहुत पतला मत फैलाओ वरना सर्विस लेवल गिर सकता है। खरीदी कंपनी में, पुरानी कंपनी में या दोनों में। बदलाव के समय कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स और लोगों को चुराने की कोशिश करेंगे और कोई भी चूक आपको कमजोर बना देगी। मेरी दूसरी सलाह और भी सीधी है, हाई फाइव देकर जश्न मनाओ और फिर काम पर लग जाओ। करने को बहुत कुछ है। सबसे पहले कल्चरल इंटीग्रेशन। डील साइन होने के बाद कल्चरल इंटीग्रेशन सबसे जरूरी चीज है जिसे सही करना होता है। यही वजह है कि मेरी कंपनियां इतनी तेज अधिग्रहण कर पाई बिना फटे। हम इसे ऐसे संभालते हैं। सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस में इकट्ठा की गई कल्चरल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें कर्मचारियों, कस्टमर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स से विश्वसनीय तरीके से बात करने की बुनियाद मिलती है। दूसरा, हम भारी हाथ से नहीं आते। अहंकारी मेरा रास्ता या हाईवे वाला एटीट्यूड नहीं। बहुत से खरीदार इंटरनल कम्युनिकेशंस में F ग्रेड पाते हैं, वह हमारा स्टाइल नहीं है। हर अधिग्रहण में हम अपने नए टीम मेंबर्स के साथ सम्मान रखते हैं, शब्दों में, एक्शंस में और सोच में भी। यह फेक नहीं कर सकते, लोग समझ जाते हैं अगर आप झूठ बोल रहे हो। हम उस कंपनी के लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं जिन्होंने हमारी ताजा खरीदी हुई कंपनी को संभाला था। हम अधिग्रहित कंपनी के लोगों के साथ बहुत सम्मान से पेश आते हैं। अब हम सब एक टीम हैं और हम कंपनियां इसलिए नहीं खरीदते कि उनकी प्रैक्टिसेस को पूरी तरह पलट दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कुछ मिला है उसे आंख बंद करके अपनाते हैं। अगर कोई कर्मचारी हमारे बिजनेस प्लान की जरूरी संख्याएं नहीं दे पाता तो उसे जाना पड़ता है। M&A में संगठनात्मक बदलाव भी अनिवार्य होते हैं। मैं बहुत वैल्यू अनलॉक करने का कोई तरीका नहीं जानता जिसमें बहुत बदलाव न हो, लेकिन ज्यादातर बदलाव सकारात्मक हो सकते हैं और सारे निष्पक्ष।
क्रॉस फर्टिलाइजेशन की दृष्टि से हम उन क्वालिटीज का फायदा उठाने के तरीके ढूंढते हैं जो डील को आकर्षक बनाती हैं। हम खुशी से मानते हैं कि हमारा कल्चर परफेक्ट नहीं है और कभी होगा भी नहीं। हम अपना दिमाग और कान खुले रखते हैं और सुनते हैं। दूसरा, ऑपरेशनल इंटीग्रेशन। ऑपरेशनल इंटीग्रेशन कल्चरल इंटीग्रेशन से इतनी करीब है कि मैं उन्हें रैंक करने से हिचकता हूँ, लेकिन अलग अलग चर्चा करना जरूरी है। ऑपरेशनल इंटीग्रेशन स्पीड और स्टैंडर्डाइजेशन पर निर्भर करता है। अधिग्रहित बिजनेस को जितनी जल्दी हम अपने टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में ला सकें उतना अच्छा। हमें एक एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म चाहिए, एक HR सिस्टम, एक CRM डेटाबेस सेल्सफोर्स मैनेजमेंट के लिए, एक बिजनेस इंटेलिजेंस डेटाबेस, एक इंटरनल सोशल मीडिया कम्युनिटी, एक KPI डैशबोर्ड, एक ट्रेनिंग करिकुलम और एक ईमेल सिस्टम। साथ ही हर नए कर्मचारी को हमारी प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज मैनुअल मिलता है, बिजनेस एथिक्स कोड सहित। हम अधिग्रहण की बुक्स को क्लीनली बंद करने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मंथली ऑपरेटिंग रिव्यूज, बजट को स्टैंडर्डाइज करने को प्राथमिकता देते हैं ताकि सब एक ही फॉर्मेट में संख्याएं पेश करें। साथ ही सबको हमारे इंसेंटिव कंपेंसेशन प्लान्स और बेनिफिट प्रोग्राम्स पर ले आते हैं। इससे हम लोगों और लोकेशंस को बेंचमार्क कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी डाल सकते हैं। ऑपरेशनल इंटीग्रेशन ब्रांड पर भी लागू होता है। डील साइन होने के बाद जितनी जल्दी हो सके ब्रांड अपडेट करता हूँ ताकि हम अंदर और बाहर एक ही इमेज दिखाएं। उदाहरण के तौर पर सेल्स पर्सन्स अलग अलग बिजनेस कार्ड्स और बिना स्टैंडर्ड जॉब टाइटल्स के मीटिंग्स में जाना बहुत एमेच्योर लगता है। हम अधिग्रहित ऑपरेशंस को अपनी कंपनी का नाम और लोगो देने के लिए इंटरनल और वेंडर डिप्लॉयमेंट शेड्यूल सेट करते हैं, जिसमें नया साइनेज लगाना शामिल है। आदर्श रूप से कोई विजिटर हमारी किसी भी साइट पर आए तो समझ न सके कि वह हमने 0 से शुरू की है या 10 साल पहले खरीदी या 1 साल पहले। ये बड़े मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे इंटीग्रेशन लिस्ट के टॉप पर होते हैं। उसके बाद बाकी ऑपरेशंस की बारी आती है। IT, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट और HR जैसे शेयर्ड सर्विसेज। और हम सब कुछ बिना किसी रुकावट के करते हैं क्योंकि डील के साथ कस्टमर्स भी मिले हैं और वे रोज देख रहे हैं कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस के बड़े मिशन क्रिटिकल हिस्सों से इंटीग्रेशन शुरू करके हम कभी गलत नहीं गए। हम 2 अलग बिजनेस नहीं चलाना चाहते। क्लीन नंबर्स, तेज डेटा और कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग के चैनल्स चाहते हैं ताकि मैंने जो हाई कैलिबर मैनेजमेंट टीम रखी है उसका फायदा उठा सके। ओवर ऑर्गेनाइज करो। M&A इंटीग्रेशन में बहुत रहस्य है, लेकिन अनुभव ने सिखाया है कि सब कुछ क्वांटिफाएबल है। जब हम कंपनी खरीदते हैं तो इंटीग्रेशन के लिए सैकड़ों या हजारों टास्क्स की लिस्ट बनती है। मेरी पसंद ये है कि ये टास्क्स इंडिविजुअल्स को सौंपें, न कि वर्किंग ग्रुप्स को। अगर हर टास्क का एक मालिक हो जो समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार हो तो सफलता की संभावना ज़्यादा होती है। मैं इंटीग्रेशन की प्रोग्रेस पर नज़र रखने के लिए नियमित कैडेंस सेट करता हूँ, रोजाना या हफ्ते में, या उन टास्क्स के लिए कम जिन्हें लागू होने में समय लगता है। कैडेंस सेट होने से प्लान की प्रोग्रेस और किसके हाथ में क्या है इस पर कम कंफ्यूजन होता है। हर इंटीग्रेशन में हम अपना प्लेबुक अपडेट करते हैं, अगली डील के लिए ज़्यादा एफिशिएंट तरीके। इससे हमें ऑर्गेनिक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का फायदा मिलता है। धो कुल्ला करो, दोहराव के करीब पहुंचते हैं। यूनाइटेड वेस्ट की तुलना में यूनाइटेड रेंटल्स के इंटीग्रेशन काफ़ी आसान थे और XPO के और भी आसान।
वजहें हैं, हम पिछली गलतियां नहीं दोहराते। टेक्नोलॉजी की तरक्की से इंटीग्रेशन आसान हो गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए कि हम जी चुके हैं, सीख चुके हैं और कर चुके हैं। शुरुआती फीडबैक लूप्स सेट करो। अधिग्रहण से आने वाले फ्रंटलाइन कर्मचारी, मिडिल मैनेजर्स और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स से कभी नहीं पूछा गया होता, कंपनी को बेहतर बनाने के लिए क्या करोगे? तो लगता है मालिकों को पता ही नहीं चलता। हम उल्टा करते हैं। कई फीडबैक लूप्स से सर्वे, टाउन हॉल्स, वन ऑन वन इंटरव्यूज, ग्रुप मीटिंग्स, इंटरनल सोशल मीडिया, जो भी अधिग्रहित कर्मचारियों की संख्या और समय के हिसाब से फिट हो। इनपुट मांगना सम्मान दिखाने का तरीका है और दोनों तरफ फायदा देता है। अगर बॉडी लैंग्वेज सुनाई देती तो इन मीटिंग्स में लोग कहते हैं ओके, वे मुझे वैल्यू देते हैं, मैं ट्राई करता हूँ, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मोमेंटम दिख रहा है और यह काम करने की अच्छी जगह लग रही है। वे अब भी फैसला टाल सकते हैं, लेकिन हमने अधिग्रहण के समय की प्राकृतिक असुरक्षा को कम करने में मदद की है। M&A से आने वाले बहुत से कर्मचारियों से कभी पूछा नहीं जाता, आपके हिसाब से बिजनेस क्या बेहतर कर सकता है? पूछो। फीडबैक लूप्स कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए भी जबरदस्त टूल हैं। इससे हमें साफ साफ बताने का मौका मिलता है कि हम रिजल्ट फोकस्ड कंपनी हैं। हर कोई जिम्मेदार है। हम सब साथ सफल होंगे या साथ फेल। इससे नए कर्मचारियों से बायन मिलता है। हम आमतौर पर ऐसे सवालों से शुरू करते हैं जो उनके अपने ऑब्जर्वेशंस पर आधारित हों। कंपनी क्या अच्छा कर रही है जिसे बदलना पागलपन होगा? क्या बुरी तरह कर रही है जिसे न बदलना पागलपन होगा? कंपनी बेहतर बनाने का आपका सबसे अच्छा आइडिया क्या है? क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है, या कस्टमर फ्रेंडली, या वर्कप्लेस एनवायरनमेंट? हम कभी भी अधिग्रहण के साथ बड़े बदलाव झटके से नहीं करते। हम अपने नए कर्मचारियों की क्या काम कर रहा है और क्या सुधार की जरूरत है, इस पर बहुत ध्यान से सुनते हैं। हर इंटीग्रेशन की शुरुआत में ऐसा करते हैं तो जवाबों की बाढ़ आती है। हम सब डॉक्यूमेंट करते हैं और सीनियर लीडरशिप टीम में लंबी चर्चा करते हैं। सबको पता चलता है कि यह कोई वन टाइम HR/PR स्टंट नहीं है। फीडबैक लूप्स कंपनी को बेहतर बनाने के आइडियाज की बाट ला सकते हैं। कंपनी के धड़कते दिल से निकले हुए शुरुआती फीडबैक लूप्स का एक और बड़ा फायदा है कि इससे डील से मिले टैलेंट पूल की अच्छी झलक मिल जाती है। कभी कभी टैलेंट ही अधिग्रहण का सबसे बड़ा फायदा होता है। अधिग्रहण में टॉप टैलेंट को रखना बहुत जरूरी है। साथ ही जो लोग कंपनी को आगे नहीं बढ़ा रहे उन्हें पहचानो और अच्छा एग्जिट पैकेज देकर विदा करो। जो दे न सको वह वादा मत करो। जब एम्प्लॉयर बदलता है तो लोग डरते हैं क्योंकि पता नहीं क्या होगा। जरूरी है कि हम कुछ ऐसा न कहें या करें जो मजबूत रिलेशनशिप बनाने में बाधा बने, क्योंकि ट्रस्ट के बिना इंटीग्रेशन सफल नहीं हो सकता। बिजनेस खरीदने के बाद उसके लोग हमें बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या हम ईमानदार हैं, सच्चे हैं, भरोसेमंद हैं, उनकी फिक्र करते हैं, काबिल हैं, जीतने वाले हैं, उनके बिजनेस चलाना जानते हैं, चाहते हैं कि वे सफल हों, समझते हैं कि हर व्यक्ति हमारे बिजनेस प्लान के लिए क्यों कीमती है। नया CEO कैसा है? फर्स्ट इम्प्रेशंस पर बहुत से कर्मचारी तय कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी से जुड़ना है या नई नौकरी ढूंढनी है। मैसेजिंग एकदम सही होनी चाहिए। मैं कम्युनिकेशन में सीधा साधा रहता हूँ। इंटीग्रेशन प्रोसेस में किसी बिंदु पर नए टीम मेंबर्स से कहता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक वादा कर रहा हूँ और वह 100%। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं कुछ चीजें गड़बड़ करूंगा, इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक दो और ठीक करने का समय दो। और जब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो बताओ, मैं सुनूंगा। अब हम सब एक टीम हैं और अगर आपसी ट्रस्ट पर रचनात्मक तरीके से साथ काम करेंगे तो हम कुछ अद्भुत बना सकते हैं। नोट करो कि मैं हर सलाह मानने का वादा नहीं करता। मेरा वादा ज्यादा सच्चा है। तुम्हारी बात को गंभीरता से लूंगा, उस पर गहराई से सोचूंगा, टीम से शेयर करूंगा।
ये सच्ची प्रतिबद्धता है, बिना ओवर प्रॉमिस के, और मैं इसे निभाने का इंतजार करता हूँ। कुछ क्राउड सोर्स्ड आइडियाज फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे, कुछ नहीं। जब मैं हमारी प्राइसिंग के बारे में क्या सोचते हो पूछता हूँ तो हमेशा विरोधी जवाब मिलते हैं। बढ़ाओ, घटाओ, जैसी है वैसी ठीक है। हर किसी का अपना नजरिया होता है, वॉल्यूम, रेवेन्यू, मार्जिन के हिसाब से। इसलिए हर किसी की सलाह मानने का वादा नहीं करता। वह कीचड़ में धंसने का रास्ता है। नींद भूल जाओ। अंत में हाई लेवल M&A करने से पहले सोचो कि तेजी से ऑपरेशनल, कॉरपोरेट और कल्चरल इंटीग्रेशन करने के लिए पर्सनल लेवल पर क्या लगेगा, और उन्हें जितना एफिशिएंट और इंसानी तरीके से हो सके करना पड़ेगा। 2014 और 2015 के बीच मैंने XPO के 3 सबसे बड़े अधिग्रहण साइन किए। 13 महीने में $7 अरब से ज्यादा M&A कैपिटल लगाया। तीनों XPO सर्विसेज की बुनियाद थे। यूरोप में नॉर्बर्ट एंट्रस एंगल, उत्तर अमेरिका में न्यू ब्रीड और कॉनवे। तीनों डील्स तेजी से पूरी हुई और क्लोजिंग के अगले दिन इंटीग्रेशन शुरू। 2015 के अंत तक हम तीनों इंटीग्रेशन को सामंजस्य से मैनेज कर रहे थे। हमारा सोचना था कि इंटीग्रेशन को सीक्वेंशियली नहीं करेंगे, क्योंकि तब शेयर्ड सर्विसेज, IT सिस्टम्स और ब्रांडिंग जैसी चीजों को बार बार करना और फिर उधेड़ना पड़ता। इसके बजाय हमने उन्हें एक साथ मैनेज किया। यह तीव्र, विस्तृत, बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया थी और हम एक सामंजस्य वाली कंपनी बनकर निकले, एक ही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के साथ। उस दौर में मैं औसतन 14 घंटे रोज काम करता था। पूरे समय कंपनी ने कस्टमर सर्विस, सेल्स, IT और रोजमर्रा की चीजों से नजर नहीं हटाई, जो शेयर होल्डर वैल्यू बनाती हैं। सीनियर मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन, M&A इंटीग्रेशन और डेली ऑपरेशंस के 3 ट्रैक्स पूरी तरह खा जाने वाले थे, और रोमांचक भी। तीनों अधिग्रहणों ने शानदार नतीजे दिए। न्यू ब्रीड, जिसे हम दुनिया की सबसे अच्छी कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी मानते थे, GXO स्पिन ऑफ की बुनियाद बनी। कॉनवे जबरदस्त कामयाबी थी। हमने 2015 से 2022 तक उसके LTL बिजनेस का EBITDA लगभग 3 गुना कर दिया और उसी दौरान $4 अरब से ज्यादा नेट कैश जनरेट किया। नॉर्बर्ट हमारा यूरोपियन प्लेटफॉर्म बना और 3 साल में हमने उसका मुनाफा दोगुना कर दिया। बाद में हमने 2 स्पिन ऑफ्स, GXO और RXO लॉन्च किए। कोविड की वजह से मैक्रो अस्थिरता ने इसे और चुनौतीपूर्ण बना दिया। हमें लगातार एजाइल रहना पड़ा। मुझे फख्र है कि हमने अमेरिकी पब्लिक कंपनी इतिहास का एक लैंडमार्क इवेंट कर दिखाया। 15 महीने में 2 स्पिन ऑफ्स, एक $7 अरब का बिजनेस और एक $5 अरब का। टीम की जबरदस्त मेहनत और सामूहिक बुद्धिमत्ता की बदौलत मैं ये अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये XPO के पहले दशक में हमने जो कड़ी मेहनत का कल्चर डाला था उसके प्रतीक हैं। 2 स्पिन ऑफ्स के समय हमारी CHRO जोसेफिन बेरिशा सबसे मुश्किल दौर में रात को कुछ ही घंटे सोती थीं और फिर भी कहती थीं कि मजा आ रहा है। बड़ी चीजें करने के लिए ऐसा कल्चर चाहिए। सबक, अगर कुछ $1 अरब कमाने का प्लान है तो नींद ओवररेटेड लगने लगेगी और जागना ज्यादा मजेदार। हर्ट्ज के साथ मेरा लंच। इस अध्याय को खत्म करता हूँ। M&A में अहंकार को दूर रखने की एक चेतावनी वाली कहानी से। यह यूनाइटेड रेंटल्स के रोल अप के जमाने की है। जब मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस में घुसा तो हर्ट्ज निर्विवादित लीडर था। लोग हर्ट्ज को कार रेंटल ब्रांड के रूप में जानते थे, लेकिन कंपनी ने 33 साल में $1 अरब सालाना रेवेन्यू की नेशनल इक्विपमेंट रेंटल चेन भी बना ली थी। यूनाइटेड रेंटल्स ने
13 महीने में 1 अरब डॉलर पार कर लिया। एक दिन हर्ट्ज के सीईओ का न्योता आया, न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन क्लब में लंच पर। मुझे लगा शायद खरीदना चाहते हैं। मैं बेचना नहीं चाहता था, लेकिन सुनने को तैयार था। अगर शेयर होल्डर्स को जबरदस्त वैल्यू मिलती तो। इसके बजाय उन्होंने यूनाइटेड रेंटल्स के हर्ट्ज से आगे निकलने पर मुझे डांटा। मेरे लिए कंपनी की ग्रोथ बस सामान्य बिजनेस थी, कस्टमर डॉलर के लिए कंपटीशन। लेकिन उनके अगले शब्दों से साफ हो गया कि उनके लिए यह पर्सनल था। तुमने मेरा एक टैगलाइन बदलवा दिया। मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी कार रेंटल कंपनी और सबसे बड़ी इक्विपमेंट रेंटल कंपनी थी, और अब सबसे बड़ी कार रेंटल और दूसरी सबसे बड़ी इक्विपमेंट रेंटल कंपनी है। मैं किसी में भी दूसरा नहीं रहना चाहता। फिर उन्होंने मुझे धीमा करने को कहा, तुम इसे गड़बड़ कर रहे हो, पूरी इंडस्ट्री तबाह कर दोगे और दिवालिया हो जाओगे। मैंने कहा, देखिए, आप स्मार्ट हैं और इंडस्ट्री जानते हैं, लेकिन यूनाइटेड रेंटल्स दिवालिया नहीं होगी। हमारे पास जीतने वाला प्लान है और मेरे पास मार्केट का डोमिनेंट शेयर नहीं है, किसी के पास नहीं। तो बाहर निकलो और मुझे हराओ, अपना टैगलाइन वापस जीतो। वे लंच से भड़कते हुए निकले और हर उस अधिग्रहण में कुछ न कुछ कमी निकालते रहे, जिससे हर्ट्ज रेस में वापस आ सकता था, जबकि हम यूनाइटेड रेंटल्स बनाते रहे। वह लंच मेरे करियर का यादगार पल था। आज जब यूनाइटेड रेंटल्स अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पोस्ट करती है, तो सोचता हूँ कि 25 साल पहले हमारे हाई गियर गड़बड़ M&A ग्रोथ प्लान ने कैसे बुनियाद डाली थी। जब मैं यह लिख रहा हूँ तो 2023 का फॉरकास्टेड EBITDA हर्ट्ज इक्विपमेंट रेंटल कॉर्प अब हर्क रेंटल्स का 1.5 अरब डॉलर है और यूनाइटेड रेंटल्स का 6.5 अरब डॉलर।